उधर भीषण जंग के बीच ईरान के आत्मघाती शाहिद ड्रोन को इंटरसेप्ट करना अमेरिका की सेना के लिए चुनौती बन गया। अमेरिका की मीडिया के मुताबिक वहां के रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि अमेरिकी सेना को ईरान के शाहिद ड्रोन को रोकने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद आसमान में कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं और उनकी रफ्तार भी कम होती है। इसलिए किसी ताकतवर मिसाइल के मुकाबले उनका एयर डिफेंस सिस्टम से बचकर निकलना आसान हो जाता है। अमेरिका और इजरायल के हमले के जवाब में ईरान अपनी मिसाइलों के बदले में शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है और उसका यह ड्रोन अमेरिका की सेना के लिए मुसीबत बन चुका है, ऐसा अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स में आया। अमेरिका और इजरायल अपनी महंगी मिसाइलों से ईरान पर हमले कर रहे हैं, तो वहीं ईरान दोनों देशों को अपने सस्ते ड्रोन से जवाब देने में जुटा है। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक वहां रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। उस बैठक में यह माना गया कि ईरान के ड्रोन अमेरिकी सेना के लिए समस्या बन चुके हैं, क्योंकि किसी भी रडार सिस्टम के लिए ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद को आसानी से पकड़ पाना मुश्किल होता दिख रहा है। शाहिद एक आत्मघाती ड्रोन है, यानी अपने टारगेट पर जाकर खुद ही धमाके के साथ उड़ जाता है, उड़ता हुआ बम है, यानी किसी भी टारगेट पर उसके टकराते ही वहां जोरदार धमाका होता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। इसकी खासियत यह है कि ये अपने दुश्मनों के बड़े से बड़े ठिकानों को किसी मिसाइल हमले से होने वाले नुकसान की तरह ही बड़ी चोट पहुंचा सकता है। ये अपने टारगेट पर बिल्कुल सटीक हमला करने के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, कम खर्चीला है और बेहद असरदार भी है। जहां बड़ी और ताकतवर मिसाइलों को तैयार करने में वक्त और खर्च भी ज्यादा होता है, वहीं ईरान का यह आत्मघाती शाहिद ड्रोन कम कीमत और कम समय में बनाया जाता है। मतलब कम खर्च में तैयार होने वाला यह ड्रोन किसी भी बड़े ठिकाने को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। आत्मघाती ड्रोन शायद कई घंटों तक हवा में उड़ान भरने में भी सक्षम है और 2000 किलोमीटर तक हमला कर सकता है, यह बताया जाता है। इतना ही नहीं, 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता ही 50 किलो से ज्यादा विस्फोटक ले जाता है और किसी टारगेट से टकराने के बाद उसमें ब्लास्ट हो जाता है। बताया जाता है ईरान के पास खुफिया जानकारी जुटाने से लेकर हमला करने और हथियार ले जाने वाले 10 से ज्यादा तरह के ड्रोन मौजूद हैं, लेकिन उनमें सबसे ताकतवर शाहिद ड्रोन ही माना जाता है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस ने ईरान के इस ड्रोन का इस्तेमाल किया था और यूक्रेन के कई ठिकानों को तबाह कर दिया था। माना जा रहा है ईरान पहले अपने कम कीमत वाले ड्रोन के जरिए अमेरिकी ठिकानों को तबाह करने की कोशिश में जुटा है, ताकि कम खर्च में ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन अब बात पाकिस्तान की इस संकट में आशंका जताई गई कि हॉर्मूज गलियारे पर ईरान के शिकंजे के बाद वहां कई महीनों तक जहाजों का आना जाना बंद हो सकता है, क्योंकि इस समुद्री रास्ते पर कब्जे के साथ ही ईरान की सेना ने फारस की खाड़ी में फंसे तेल वाले जहाजों पर हमले तेज कर दिए और उन जहाजों पर हमले के लिए बारूद से लदी नावों का भी इस्तेमाल किया गया। इसी तरह के हमले के एक वीडियो भी सामने आया। उसमें दिखा कि पानी में खड़े एक जहाज को एक नाव के जरिए दहला दिया गया। वो नाव तेजी से बढ़ती हुई उस जहाज से टकरा गई। इसके बाद तो इतना तगड़ा विस्फोट हुआ कि उस जहाज में एक बड़ा सा छेद हो गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक तेल ढोने वाले जिस जहाज को शिकार बनाया गया वो फारस की खाड़ी में इराक के नजदीक मौजूद था। उस पर करीबियाई देश बहामास का झंडा लगा था। दावा है कि वो जहाज इराक से तेल लेने के लिए पहुंचा था और उसी वक्त विस्फोटक से लदी वो नाव उससे टकरा गई। यानी ठीक उसी तरह का हमला किया गया जैसा हमला आत्मघाती ड्रोन करते हैं, क्योंकि बम की तरह फटने वाले आत्मघाती ड्रोन तय किए गए टारगेट पर गिरने के बाद ब्लास्ट हो जाते हैं, बिल्कुल किसी मिसाइल की तरह। ईरान की फौज भी जंग में अपने आत्मघाती ड्रोन शाहिद का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है। आरोप लगे कि बारूद वाली नाव भी ईरान की तरफ से ही भेजी गई। हालांकि ईरान ने इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसने साफ किया कि हॉर्मूज गलियारे और उसके आसपास मौजूद अमेरिका और उसके सहयोगियों के जहाज लगातार टारगेट किए जाएंगे। मतलब ईरान की सेना उन पर हमले का कोई मौका नहीं चूकेगी। रॉयटर्स के मुताबिक बीते कुछ दिनों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले करीब 1 दर्जन जहाजों पर बमबारी की जा चुकी है। ईरान के तेवरों से साफ है कि वो इस गलियारे पर लंबे वक्त तक अपना पहरा लगाकर रखेगा। आशंका तो यहां तक जताई गई, इस युद्ध की वजह से आने वाले कई महीनों तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जहाजों का आना जाना लगभग ठप रह सकता है। माना जा रहा है ऐसा होने से कई देशों की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर सकती है, क्योंकि खाड़ी देशों तक जाने वाला यह रास्ता दुनिया भर में व्यापार का सबसे अहम रास्तों में एक है।
उधर ईरान के जवाबी हमलों के बाद अमेरिका के युद्ध की रणनीति बदलने की खबर आई। शुरुआत में जंग को 4 से 5 हफ्तों में खत्म किए जाने का दावा करने वाले अमेरिका ने संकेत दिए कि यह जंग अगले कई महीनों तक जारी रह सकती है। पश्चिमी मीडिया में सूत्रों से आई खबरों के आधार पर दावा किया गया कि अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने वहां के रक्षा मंत्रालय को अधिकारियों की तैनाती बढ़ाने का आदेश दिया है और खबरों के मुताबिक अमेरिकी सेना के फ्लोरिडा के मुख्यालय में खुफिया विभाग के अधिकारियों की तैनाती बढ़ाने को कहा है। यही नहीं, यह भी जानकारी आई कि यह तैनाती शुरुआत में 100 दिन के लिए करने को कहा और साथ में यह भी निर्देश दिए गए कि अगले 6 महीनों तक इन अफसरों को वहीं तैनात रहने के लिए भी तैयार रखा जाए। यानी साफ संकेत मिले कि शुरुआत में अमेरिका भले ही इसे 4 से 5 हफ्तों तक चलने वाली जंग मान रहा हो, लेकिन अब वो भी मान चुका है कि ईरान के साथ उसकी लड़ाई महीनों तक चलेगी, जिसके लिए सिर्फ खुफिया विभाग के अधिकारियों की नहीं बल्कि सेना की टुकड़ियों की तैनाती की भी जरूरत पड़ेगी। खबरों के मुताबिक सेना की तैनाती के मुद्दे पर ही ट्रंप सरकार के 2 मंत्रियों में टकराव तक हो गया, क्योंकि अमेरिका के रक्षा मंत्री हेग्सेथ और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ईरान में फौज की तैनाती पर भिड़ गए। रक्षा मंत्री हेग्सेथ का मानना है कि ईरान के साथ ये जंग लंबी चलनी तय है, इसलिए वहां सेना की तैनाती बढ़ाई जानी चाहिए ताकि ईरान के तेज होते हमलों से न सिर्फ निपटा जा सके बल्कि पश्चिम एशिया में अमेरिका के सहयोगियों को बचाया भी जा सके। जबकि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस जंग के लंबा खिंचने के पक्ष में नहीं है। उनका मानना यह है कि यह जंग जल्दी खत्म करने की कोशिश की जानी चाहिए, जबकि सेना की तैनाती बढ़ाने के बाद हालात और खराब हो जाएंगे। माना जा रहा है कि अगर ये जंग लंबी चली तो अमेरिका के लिए जंग के मोर्चे पर तो परेशानियां बढ़ेंगी ही, आर्थिक और कूटनीतिक चुनौतियां भी बढ़ती चली जाएंगी।